नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। शीतलहर के आगोश में झारखंड 27 जनवरी से बदलेगा मौसम, ठंड से राहत के आसार। झारखंड में ठंड बरकरार है, शीतलहर चल रही है। हालांकि धूप निकलने से थोड़ी राहत है, लेकिन रात कपकपा रही है। 20 जनवरी से कोहरा छटते ही राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। इससे पहले झारखंड में कोहरे का कहर था। कोहरे के कारण न्यूनतम तापमान चढ़ा हुआ था, लेकिन धूप नहीं निकलने के कारण दिन भर भी ठंड का एहसास हो रहा था। शनिवार से आसमान साफ है, जिसके बाद न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आ गई है। राज्य के कई जिलों का न्यूनतम तापमान लगातार तीसरे दिन भी 8 डिग्री सेल्सियस बना हुआ था। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 दिन और शीतलहर चलने के आसार है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया कि 24 जनवरी से झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। राजधानी सहित कई जिलों का तापमान गिरेगा। राजधानी के शहरी क्षेत्र का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। ऐसी स्थिति अगले 2-3 दिनों तक रह सकती है। ऐसी स्थिति कई जिलों में रहेगी। इस दौरान सुबह में कहीं कहीं धुंध छाया रह सकता है। आसमान साफ रहेगा। देर रात तक तापमान गिरेगा। दिन में अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। शिबू सोरेन पर लोकपाल की कार्रवाई पर लगी रोक-हटी। लोकपाल केस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और उनके परिजनों के खिलाफ लोकपाल की कार्रवाई पर लगी रोक हटाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिका को प्रीमेच्योर मानते हुए खारिज किया। दिसंबर 22 में दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। लोकपाल के आदेश पर सीबीआई ने पीआई दर्ज कर संपत्ति की जांच की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर एक्स पर इसकी जानकारी दी है। निशिकांत दुबे ने लिखा है कि आज दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल में दाखिल मेरे केस को सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है और दखल अंदाजी से इनकार कर दिया। निशिकांत दुबे ने बताया कि कोर्ट ने फैसले में कहा कि सोरेन परिवार के भ्रष्टाचार पर फिलहाल लोकपाल की कार्रवाई और सीबीआई जांच कानून सम्मत है। गौरतलब है कि शिबू सोरेन ने अपने खिलाफ लोकपाल में चल रही कार्रवाई को निरस्त करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले में पूर्व में हुई सुनवाई के बाद जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने लोकपाल में शिकायत भी की थी। आरोप लगाया था कि शिबू सोरेन और उनके परिजनों ने सरकारी राशि का दुरुपयोग कर संपत्ति अर्जित की है। पूर्व में हाईकोर्ट ने सितंबर 2022 में लोकपाल की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। शिबू सोरेन ने तर्क दिया था कि उन पर लगे आरोप दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित है। शिबू सोरेन ने कोर्ट में दलील की थी कि मेरे मामले में लोकपाल द्वारा विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आरोप शिकायत की अवधि से पहले के हैं। गौरतलब है कि पूर्व निर्धारित तिथि के मुताबिक आज दिल्ली हाईकोर्ट में मामले में फैसला सुनाया गया है। 25 जनवरी से डाउनलोड होगा मैट्रिक इंटर का एडमिट कार्ड। जेक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड 25 जनवरी से डाउनलोड होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट www.jsc.jharkhand.gov.in पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। स्कूल कॉलेज प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। गौरतलब है कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होगी, जो 28 फरवरी तक जारी रहेगी। इसके बाद 29 फरवरी से 12 मार्च तक प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी। मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तैयारी को लेकर 24 जनवरी को डीईओ की बैठक जेक में होगी। परीक्षा की तैयारी की जानकारी ली जाएगी। जेक द्वारा परीक्षा को लेकर निर्देश भी दिए जाएंगे। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में ओएमआर सीट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए अब विद्यार्थियों को ओएमआर सीट नहीं दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव सवाल का जवाब अब आंसर सीट पर ही लिखना होगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या और अंकों में बदलाव किया गया है। 2024 में मैट्रिक इंटर की परीक्षा में 30 अंक के ऑब्जेक्टिव व 50 अंक के सब्जेक्टिव सवाल होंगे। वहीं बचे 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल के लिए दिए जाएंगे। वहीं 2025 में 20 अंक के ऑब्जेक्टिव और 60 अंक के सब्जेक्टिव सवाल रहेंगे। परीक्षा पैटर्न में हो रहे बदलाव के आधार पर ही मॉडल प्रश्न पत्र और उसके उत्तर जारी किए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों को परीक्षा में हुए बदलाव को समझने में मदद मिलेगी। सब्जेक्टिव में कितने प्रश्न बढ़ेंगे, मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर विद्यार्थी तैयार कर सकेंगे। बराकर नदी में डूबे पुलिस के जवान का शव चौथे दिन बरामद। अपराधी को पकड़ने के लिए लगा दी थी छलांग। बेजराबाद मधुरसा बराकर नदी में डूबे साइबर पुलिस जवान संदीप मंडल के शव को चौथे दिन गोताखोर निकालने में सफल हो गए। शव को नदी से बाहर लाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एनडीआरएफ की 12 सदस्यीय टीम व स्थानीय लगभग 4 नाव में सवार लगभग 20 की संख्या में
चितामी नारायणपुर जामताड़ा क्षेत्र के गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद शव बरामद करने में सफलता पाई है। टुंडी थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक अनिल खुजूर ने टुंडी थाना परिसर में सभी स्थानीय गोताखोर युवक को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करते हुए आभार जताया। टुंडी थाना अंतर्गत सोनाद में धनबाद साइबर टीम ने 18 जनवरी को साइबर अपराधी को पकड़ने के लिए छापा मारा था। इसी दौरान एक साइबर अपराधी भागने के क्रम में पांडेडी बेजराबाद बराकर नदी घाट में घुसकर भागने लगा। उसे दौड़ाकर पकड़ने के दौरान साइबर पुलिस संदीप मंडल बराकर नदी में कूद गया। काफी देर तक वह बाहर नहीं आया, जिसके बाद उसकी तलाशी शुरू हुई। छापेमारी में साथ गई अन्य पुलिस बल डूबे साथी पुलिस जवान को नदी में तलाश की, लेकिन पानी गहरा होने के कारण 3 दिन तक कुछ पता नहीं चल पाया। दरअसल साइबर डीएसपी सुमित लाकड़ा टीम के साथ टुंडी बराकर नदी के किनारे स्थित मधुरस्ता गांव में साइबर अपराधी के तलाश में पहुंची थी। गांव के नजदीक बराकर नदी के किनारे एक जगह में 4-5 युवक मोबाइल लेकर कुछ कर रहे थे। इसी क्रम में पुलिस को देखते ही सभी भागने लगे। साइबर पुलिस की टीम भी युवक को खदेड़कर पकड़ने का प्रयास करने लगे। भागने के क्रम में एक युवक अपने आप को गिरता देख बराकर नदी में कूद गया और तैरकर नदी के दूसरी ओर जाने लगा। पुलिस टीम से भी एक आरक्षी संदीप मंडल नदी में तैरकर भाग रहे युवक के पीछे वह भी नदी में उतर गया। इसी क्रम में संदीप कुमार मंडल का पैर लड़खड़ाया और वह पानी में गिर गया। इसके बाद किसी ने उसे पानी से उठते हुए नहीं देखा। बंद दफ्तर खुलते ही मिली युवती का शव। धनबाद बैंक में स्थित श्री राम प्लाजा के एक निजी कार्यालय में कार्यरत एक युवती का शव मिला है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पूर्व से युवती लापता थी। सोमवार को दफ्तर का गेट खुलने पर युवती का शव मिला। लड़की मनईटांड़ छठ तालाब की रहने वाली बताई जा रही है। युवती की पहचान निशा भगत के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह श्री राम प्लाजा के टाटा म्यूचुअल फंड के बंद कार्यालय में शव मिला है। लड़की पूर्व में यहाँ काम करती थी। 3 महीने पूर्व लड़की ने शादी लगने के बाद नौकरी छोड़ दी थी। प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला लग रहा है। लोगों का पहला संदेह ब्रांच मैनेजर नीरज आनंद पर जा रहा है, क्योंकि वह अपने घर से फरार है। युवती के भाई ने बताया कि रविवार की दोपहर से निशा गायब थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। पत्रकार अन्नी अमृता ने जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। पत्रकार अन्नी अमृता ने जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वर्तमान में वो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी समर में कूदने की तैयारी कर रही है। अन्नी अमृता ने कहा कि मुझे अंजाम की परवाह नहीं है, बस अपना प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि राजनीति गंदी है, नेता गंदे हैं, ये सब कहना बंद कर बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को राजनीति में आना होगा। सिर्फ आलोचना से बात नहीं बनेगी। झारखंड में बदले जाएंगे 2 दर्जन से ज्यादा प्रखंड विकास पदाधिकारी, तैयार हो रही लिस्ट। झारखंड के 2 दर्जन से अधिक प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ की इस माह के अंत तक तबादला होगा। विभाग के स्तर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। कहा जा रहा है कि अधिकारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो अधिकारी 3 साल से ज्यादा वक्त में एक ही जगह अपनी सेवा दे रहे हैं, उनका तबादला किया जाएगा। निर्वाचन विभाग ने भी इस संबंध में निर्देश दिया है। बता दें कि हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग ने 25 प्रखंड विकास पदाधिकारी का स्थानांतरण पदस्थापन किया था। इसके बाद से फिर से कुछ और बीडीओ के तबादले की तैयारी चल रही है। इस संबंध में स्थापना समिति की बैठक भी हुई है। राज्य सरकार की सहमति के बाद तबादले की अधिसूचना जारी की जाएगी। आयोग ने जारी किया जेएसएससी सीजीएल 2024 का एडमिट कार्ड। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी जेएसएससी सीजीएल का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जारी किया गया है। अभ्यर्थी वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की जरूरत होगी। इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 2025 वैकेंसी भरी जाएंगी। काफी लंबे समय से अभ्यर्थी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। मालूम हो कि जेएसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा का आयोजन 28 जनवरी 2024 और 4 फरवरी 2024 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला,
मां की नौकरी के बाद भी पिता पर बच्चों की जिम्मेदारी। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि मां भले ही नौकरी करती हो, लेकिन पिता भी बच्चों के पालन पोषण के लिए जिम्मेदार है। जस्टिस सुभाष चंद्र की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पिता को हर महीने 5,000 रुपये देने का आदेश दिया है। साथ ही नाबालिग बच्चों के भरण पोषण का आदेश देते हुए पिता की उस याचिका का खारिज कर दिया जिसमें पत्नी के नौकरी करने का जिक्र था। पति रघुवर सिंह ने हजारीबाग की फैमिली कोर्ट के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने बच्चों के पालन पोषण के लिए हर महीने 5,000 रुपये देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। फैमिली कोर्ट में निभा सिंह ने अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि बच्चों के भरण पोषण में भी लापरवाही की जा रही है। पत्नी ने बताया था कि पति को वेतन के साथ साथ पृथक कृषि भूमि से भी आय होती है। झारखंड में लगभग 10 लाख बढ़ी मतदाताओं की संख्या। झारखंड में मतदाताओं की संख्या में गत वर्ष की तुलना में लगभग 10 लाख की वृद्धि हुई है। 1 जनवरी 2024 तक राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 2,53,92,300 तक पहुंच गई है, जबकि गत वर्ष यह संख्या 2,45,29,904 थी। चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान तैयार की गई मतदाता सूची के मुताबिक राज्य में पुरुष व महिला मतदाताओं की संख्या में लगभग 5 लाख की वृद्धि दर्ज की गई है। 1 जनवरी तक पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,29,42,737 थी, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,24,49,097 थी। वहीं 466 मतदाता थर्ड जेंडर के थे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से मतदाता सूची में अपने नाम की जाँच अनिवार्य रूप से कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कारण यदि विसंगति होने पर मतदाता अपने BLO या संबंधित निर्वाचन निबंधन कार्यालय को सूचित करे। विसंगति की सूचना मतदाता हेल्पलाइन सेंटर 1950 पर भी दे सकते हैं। अब CMO ने पूछा कैसे आई CRPF। गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय तलब। शनिवार को जमीन घोटाला केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के दौरान CM आवास के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती को मुख्यमंत्री कार्यालय CMO ने गंभीरता से लिया है। इस मामले को लेकर CMO ने गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय से पूरी जानकारी मांगी है। CMO की ओर से गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय से पूछा गया कि कैसे CRPF के जवान प्रतिबंधित इलाके में आ गए, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। CMO से पहले रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती को राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश बताया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि यह संभवतः मौजूदा सरकार को अपदस्थ कर यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश के तहत किया गया प्रयास था। झामुमो ने कहा कि जब ED की कार्रवाई के मद्देनजर रांची जिला प्रशासन ने ED अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की, उनके कार्यालय को पर्याप्त सुरक्षा दी, विधि व्यवस्था संभालने के लिए 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और वरीय दंड अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, तो वहां CRPF जवानों की तैनाती का क्या औचित्य था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इससे पूर्व नियोजित साजिश बताते हुए CRPF के IG पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। झामुमो का आरोप है कि IG चाहते थे कि जवानों और प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं में मारपीट हो। विश्वविद्यालय व कॉलेज के शिक्षकों को शोध के लिए मिलेगा अनुदान। झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग शोध के लिए 3 से 5 लाख रुपए तक का अनुदान देगा। विज्ञान संकाय में अनुदान के लिए 5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। वहीं कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य व विधि में शोध के लिए 3 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। इस अनुदान के लिए शिक्षक आवेदन अपने कॉलेज के प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय को भेजेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय आवेदन की जाँच कर और शोध के विषय का आकलन कर अनुदान की राशि स्वीकृत करेंगे। इतिहास संकलन समिति झारखंड प्रांत की बैठक रविवार को बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर दिवाकर मिंज की अध्यक्षता में हुई। बैठक में डॉक्टर दिवाकर मिंज के द्वारा समिति के आय व्यय, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विषय सुतियांबे क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास और पारसनाथ में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी परियोजना बनाने का निर्देश समिति के सदस्यों को दिया है। आम चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन आज। झारखंड में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज किया जा रहा है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आज राज्य के सभी मतदान केंद्रों में मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। लोग लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा रहा है। विभाग के मुताबिक मतदाता सूची का प्रकाशन न केवल मतदान केंद्रों में बल्कि
बल्कि राज्य के महत्वपूर्ण कार्यालयों में भी प्रकाशित की जाएगी। के रवि कुमार ने कहा कि मतदाता अपना नाम जांच कर ले। राज्य निर्वाचन विभाग के मुख्य पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर ले। यदि किसी प्रकार की विसंगति या त्रुटि है तो अविलंब बीएलओ या संबंधित निर्वाचन निबंधन कार्यालय को सूचित करे। के रवि कुमार ने बताया कि मतदाता हेल्पलाइन सेंटर में 1950 डायल करके भी सूचना दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि विभाग ने पूरा प्रयास किया है कि मतदाता सूची को पूरी तरह से गलती रहित और समावेशी बनाया जाए, लेकिन यदि टाइपिंग मिस्टेक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता या मतदाताओं की भी जिम्मेदारी है कि वे सूची में अपना नाम जरूर देख ले। इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पहली बार मतदाता सूची में शामिल हुए युवाओं को बधाई दी। उन्होंने अपील की कि युवा वोटर्स दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आगामी आम चुनाव में जरूर मतदान करें। उन्होंने कहा कि वे दूसरों को भी प्रेरित करें। गौरतलब है कि झारखंड में युद्ध स्तर पर मतदाता पुनरीक्षण का काम किया जा रहा था। इसके लिए विभाग की टीमें लगी थी। सरकारी शिक्षकों सहित अन्य सरकारी कर्मचारियों को इसका जिम्मा सौंपा गया था। 5 लाख से ज्यादा मतदाता वोटर्स लिस्ट में जोड़े गए हैं। धनबाद में बिजली संकट, 600 मेगावाट की जरूरत, मिल रही मात्र 440 मेगावाट। धनबाद में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। उसी अनुसार साल दर साल बिजली की खपत में भी इफाजा हो रहा है। यह इस बात से समझा जा सकता है कि वर्तमान में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड एरिया बोर्ड अंतर्गत धनबाद व 4 सर्किल में उपभोक्ताओं की संख्या 5 लाख के करीब पहुंच गई है, जबकि 3 सालों में बिजली की मांग में लगभग 40% से ज़्यादा का इफाजा दर्ज किया गया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार एरिया बोर्ड अंतर्गत धनबाद व 4 सर्किल में लगभग 5 लाख उपभोक्ता हैं। इसमें धनबाद में लगभग 4 लाख व 4 सर्किल में उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब है। दोनों सर्किलों में सप्लाई के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को लगभग 440 मेगावाट बिजली डीबीसी से मिलती है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या और बिजली की मांग के अनुसार सप्लाई नहीं है। मांग और आपूर्ति में लगभग 160 मेगावाट का अंतर होने के कारण आज भी लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।